14 फ़ैब को मैं जब मेरे पेरेंट्स से मैं एग्ज़ाम देकर आई, उन्होंने मुझे उठाया। तब उनको कुछ लगा कि कुछ अलग ही कुछ हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को उठाया, तो उस टाइम मैं उठ नहीं पाई। तो मुझे लेके दिल्ली में ही संत परमानंद हॉस्पिटल है, सिविल लाइन्स में, वहाँ वो मुझे लेके गए। बट मुझे कुछ भी नहीं याद कि फ़ीवर के टाइम मतलब मुझे कौन से डॉक्टर के पास ले जाया गया और क्या सब हो रहा था, वो सब मुझे कुछ भी नहीं याद। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी। तो हम आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक नॉर्मल पर्सन से आप दिव्यांग की तरफ मुँह किए, तो ये किस तरीके से भिन्न था? लाइफ में क्या-क्या चेंजेस थे? लाइफ में ये चेंजेस थे, पहले मुझे कहीं भी जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। बट अभी क्या है, व्हीलचेयर के साथ जाना होता है, चाहे आप कार से जाओ, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, आपको पहले अपना हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। पारिवारिक स्वभाव में भी कोई बदलाव आया? पहले जैसे लगता था सब लोग रिलेटिव्स अच्छे होते हैं एंड सब काम आएँगे, फैमिली है पूरा अपना। बट जो एक्चुअली में फैमिली होती है वो सिर्फ़ 4 लोगों की होती है अपनी। हालाँकि मम्मी-पापा सपोर्ट करते हैं कि बोलने दो, बट स्टिल उनकी जो लाइन्स होती हैं बड़ी ख़राब होती हैं कि अरे ऐसे तो बहुत लड़के मिल जाएँगे इसको इसके जैसे। किसी व्हीलचेयर यूज़र को तो लोग ऐसे सोचते हैं, जब तक वो अपने बारे में ना बताए तो उसको यूज़लेस समझा जाता है कि वो किसी काम का है ही नहीं। एजुकेशन में किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं आपने? तो मेरा जो कॉलेज की बिल्डिंग था उसमें रैंप था एंड लिफ्ट था ही नहीं। तो मम्मा 3rd फ्लोर तक मेरे को रैंप्स पे व्हीलचेयर घसीट के पूरा लेके जाती थी ऊपर तक। जो पहले फ्रेंड्स थे जिनको मैं ऐसे कार में लेके जाती थी साथ में, उन्होंने रास्ता काटना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी रैंप से जाती थी तो वो स्टेयर से रास्ता काट लेते थे एंड वो स्टेयर से निकल जाते थे। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जैसा मैं सोचती थी ना, कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए किसी से। एक बार मैं रैंप पे चढ़ रही थी और मेरी कोई क्लासमेट थी, तो मेरा एकदम ब्रेक लगी रैंप पे और मेरा जो व्हीकल था, वो व्हीलचेयर पीछे से आने लगी। मैंने कहा पकड़ो, पकड़ो। तो उसने बोला जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही होता है एंड दे स्टार्ट लाफिंग। आज के यंगस्टर्स के लिए आपकी कोई एडवाइस? जो आपको लग रहा है कि आप किसी एक बंदे की हेल्प कर सकते हो, तो उसकी हेल्प आप ऐसे करो कि उसको समझाओ, उसको मोटिवेट करो, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों के पास बात करने के लिए अपने ही लोग नहीं हैं। मैं आज दोबारा से सर्वाइवर की दूसरी सीरीज़ लेकर के आई हूँ, जिसमें हमारी मेहमान दीपांशी जी हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं दीपांशी जी से। कैसे हो दीपांशी बेटा? बहुत अच्छी मैम। ट्रैवल में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, दिक्कत तो ख़ैर नहीं आई है, बस वही रोड थोड़ा अनलेवल था तो थोड़ा मुश्किलें आई, बाकी मेट्रो जितना था वो अच्छा था। मैं जानना चाहूँगी आप प्रॉपर कहाँ से हैं? आप थोड़ा अपने बारे में बताएँ हमें। ओके, तो मैम मेरा जो बॉर्न है वो दिल्ली का ही है एंड अभी एज़ ऑफ़ नाउ मैं अभी गाज़ियाबाद में रिसाइड कर रही हूँ। बिकॉज़ वही है कि जब से व्हीलचेयर पे आई हूँ तो थोड़ा-सा वो जो दिल्ली वाला घर है, वो थोड़ा मेरे लिए स्टेबल नहीं था। तो उसकी वज़ह से हम लोग गाज़ियाबाद शिफ्ट कर गए आफ्टर माय इंजरी। ओके, तो अब थोड़ा आप अपनी इंजरी के बारे में बताएँ कि किस तरीके से ये घटना घटी? किस उम्र में थे आप और क्या एक्चुअली बीमारी लगी थी या फिर कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिससे आपको अपने पैर गँवाने पड़े, लोअर पार्ट आपको खोना पड़ा? मैम ये जो मेरा सिचुएशन जब बनी थी, तो उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन का बैचलर्स का फर्स्ट ईयर था एंड फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। 2021 14 फरवरी की बात है। तो उस टाइम मतलब मेरे को फ़ीवर हुआ था, अराउंड 1 वीक के अराउंड फ़ीवर हुआ था। बट मुझे कुछ भी नहीं याद कि फ़ीवर के टाइम मतलब मुझे कौन से डॉक्टर के पास ले जाया गया और क्या सब हो रहा था, वो सब मुझे कुछ भी नहीं याद। आई वाज़ टोटली अनकॉन्शियस एट दैट टाइम। 14 फ़ैब को मैं अपना एग्ज़ाम दे के आई हूँ फर्स्ट। यूजुअली मैं जो कॉलेज जाती थी वो अपनी कार से जाती थी, खुद से ड्राइव करके, क्योंकि मेरे को ड्राइव करने का बहुत शौक था। चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, मुझे बहुत शौक था। तो मैं जाती थी खुद से, बट फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सेकंड एग्ज़ाम में अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे में हिम्मत नहीं है, आप लोग मेरे को छोड़ के आना आज कॉलेज। बट मुझे वो भी याद नहीं है कि मैंने बोला, और मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने पहला एग्ज़ाम भी दिया था। तो उसके बाद 14 फ़ैब को मैं जब मेरे पेरेंट्स से मैं एग्ज़ाम देकर आई, उन्होंने मुझे उठाया। तो उन्होंने बोला कि ये तो उठ ही नहीं रही है, जनरली रात को पढ़ती है, ये तो उठ ही नहीं रही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक देखा तो मैं सो ही रही थी। तब उनको कुछ लगा कि कुछ अलग ही कुछ हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को उठाया, तो उस टाइम मैं उठ नहीं पाई। तो मुझे लेके यहाँ पे एक दिल्ली में ही संत परमानंद हॉस्पिटल है, सिविल लाइन्स में, वहाँ वो मुझे लेके गए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगी।
बिकॉज़ मेरे को होश नहीं आ रहा था और कुछ भी डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा था कि हुआ क्या है? क्योंकि होश नहीं आ रहा था, तब तक वो यही बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं कह सकते। फिर वहाँ से मेरी फैमिली ने लामा ले लिया आफ्टर 3 डेज़, 3 डेज़ तक उन्होंने रखा एंड मैं होश में बिल्कुल भी नहीं आई, उन्होंने अच्छा खासा बिल बनाया। उसके बाद 3 डेज़ बाद मेरे को लेके गए वो लोग साउथ दिल्ली लाजपत नगर में है, विमेन्स न्यूरो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ पे उन लोगों ने मुझको एडमिट कराया घर वालों ने एंड टोटल सिविल लाइन्स हॉस्पिटल और यहाँ पे मिला के मेरे को 21 दिन बाद होश आया। होश आने के बाद रूम में एकदम डिम-डिम लाइट थी एंड टीवी था सामने, मैं कह रही थी मैं कहाँ पर हूँ? मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पर हूँ। बट सब लोग डॉक्टर हो चाहे फैमिली हो मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था मेरी फैमिली को कि अगर इसको होश नहीं आएगा जब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि इसकी आई साइट गई है, इसका मेमोरी भी चला गया है। क्योंकि मेरी जो दिक्कत थी वो स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन दोनों में थी। स्पाइन में मेरे को पॉट स्पाइन था जिसको हम स्पाइन टीबी के नाम से भी जानते हैं एंड ब्रेन में मेरे को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस था। तो इन्फ्लेमेशन काफ़ी हो गई थी ब्रेन में जिस वज़ह से उनको ये था कि मेमोरी लॉस हो सकता है उस बच्चे का और आई साइट भी जा सकती है। जब तक होश में नहीं आएगा, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो जब मैं होश में आई थी 21 दिन बाद तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा डिम-डिम लाइट थी तो मैंने मम्मा थी मेरी साइड में बैठी हुई थी मतलब हेड डाउन करके मेरे बेड पे ही। तो मैंने उनको उठाया, पूछा, "मैं कहाँ पर हूँ? क्या हुआ है मुझे?" तो उन्होंने कुछ नहीं बताया ऐसा कि अभी मेरे पैर नहीं चल रहे हैं कुछ भी। उन्होंने बोला, "तेरे को फ़ीवर हुआ था, तू ठीक हो जाएगी।" ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला एंड देन मैं फिर वही उसके बाद तो होश आया, डॉक्टर ने पूछा, "ये कौन है? ये कौन है?" तो मैं पहचान पा रही थी। फर्स्ट मैंने अपनी मम्मी को और मामा जी को पहचाना था। बाकी सबको इतना मतलब मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, काफ़ी वीकनेस थी। और ये नहीं पता था जब तक कि मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है या फिर मेरे ब्रेस्ट के नीचे लेवल जो है D4 लेवल था मेरा इंजरी का। तो मेरे को ना सेंसेशन, ना मुझे कुछ ठंडा-गरम पता चला, मतलब कुछ भी पता नहीं चलता। इवन मेरे को यूरिन का एंड स्टूल का भी सेंसेशन नहीं है इस टाइम पे। एक होता है कि हमारा बाय बर्थ हम बच्चों को ऐसे देखते हैं, पर आपने काफ़ी लंबे समय तक एक नॉर्मल जीवन जिया है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक नॉर्मल पर्सन से आप दिव्यांग की तरफ मूव किए, तो ये किस तरीके से भिन्न था? किस तरीके से डिफ़रेंस था? लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेस थे? लाइफ में ये चेंजेस थे, पहले मुझे कहीं भी जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। इवन कहीं जाना है तो बस सोचा वहाँ जाना है एंड उतने टाइम में पहुँच जाएँगे। बट अभी क्या है, व्हीलचेयर के साथ जाना होता है, चाहे आप कार से जाओ, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, आपको पहले अपना हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। इवन मेट्रो में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कई बार ऐसा होता है लोग लिफ्ट नहीं देते हैं। मतलब कभी नॉर्मल एज़ अ नॉर्मल पर्सन सोचा नहीं था कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एक व्हीलचेयर यूज़र की लाइफ़ में। लोग लिफ्ट नहीं छोड़ते हैं, देख रहे होते हैं, पीछे से आ रहे होते हैं हमारे बाद, तब भी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। एंड उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि वो बंदा तो सिर्फ़ लिफ्ट से ही जा सकता है, कोई कुछ नहीं सोचता। मतलब मैंने यही देखा कि एकदम फीलिंग्स लोगों में नहीं है। पहले लाइफ़ जितना अच्छी लगती थी ना, अभी ऐसा लगता है कि यही रियल लाइफ़ है, वो तो सिर्फ़ एक नकली लाइफ़ चल रहा था। मतलब कुछ सब लोग अच्छे-अच्छे लगते थे एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट काफ़ी डिफरेंसेस हैं मतलब और लोगों के बिहेवियर में। जब आप ठीक होते हो तो फिर आप किसी के काम में आते हो, ऐसा लोग सोचते हैं, तो वो ढंग से बात करते हैं। बट जब आप व्हीलचेयर पे आ जाते हो तो फिर लोग मतलब यही सोचते हैं यार इसको लेके जाएँगे साथ में, इसके साथ और डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, उसे सँभालना भी पड़ेगा। मतलब काफ़ी चीज़ें उनके माइंड में आती है, तो वो जनरली पूछना भी नहीं उनको गँवारा होता। तो वो चेंजेस मैंने देखे हैं लोगों में और अपना आने-जाने में, ये सब। पारिवारिक स्वभाव में भी कोई बदलाव आया? हाँ, मतलब ये था कि पहले जैसे लगता था सब लोग रिलेटिव्स अच्छे होते हैं एंड सब काम आएँगे, फैमिली है पूरा अपना। बट जो एक्चुअली में फैमिली होती है वो सिर्फ़ 4 लोगों की होती है अपनी। मेरे मम्मी-पापा, भाई और मैं, क्योंकि वो जो टाइम था जिसमें बीमार थी, मैंने काफ़ी लोगों को देखा रिलेटिव्स में, काफ़ी लोग उल्टा लोगों ने स्थिति भी नहीं देखी कि क्या स्थिति है और लोगों ने उल्टा बोला उस टाइम पे भी एंड आज भी लोग बोल रहे हैं मतलब अगर आप ज़्यादा दूर मत जाइए, मतलब बाहर लोगों का तो कुछ, बाहर के लोगों को तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। जनरली जो इन्वॉल्व होते हैं वो घर वाले ही होते हैं, अपने रिलेटिव्स होते हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे मैं लड़ रही थी अपने मेंटली, मतलब कि जो मेरी लाइफ़ थी वो सोच-सोच के परेशान थी, क्या था, क्या हो गया? एंड वो लोग क्या थे, वो तब भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो तब भी ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे थे कि इसको और पढ़ा के क्या करोगे? इसे घर में बैठाओ ना, या फिर ये पढ़ के क्या करेगी अभी? एंड मैं किसी रिलेटिव का एज़ सच नाम नहीं ले सकती हूँ, बट स्टिल उन्होंने ऐसे बोला, "अरे! ये तो शादी की उम्र थी इसकी, क्या हो गया? अब तो कोई इससे शादी भी नहीं करेगा।" मतलब ऐसी-ऐसी लाइन्स की
मतलब मेरा ये मानना है कि इंसान अगर दिमाग से स्ट्रांग है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। बट उन लोगों ने ऐसी-ऐसी लाइन्स बोली थी उस टाइम पे भी, अभी भी वो बोलते हैं कि वो पढ़ रही है कि अपने आप को ज़्यादा कुछ वो महान समझ रही है, पता नहीं क्या ही कर देगी। अब भी नहीं रुक रही है, अभी भी एटीट्यूड कम नहीं हो रहा है इसका। मतलब ऐसे-ऐसे लाइन्स, मतलब मैं शांति से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो भी लोग नहीं देखना चाहते। उसमें भी वो अड़ंगी देते हैं, पापा को बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं। हालाँकि मम्मी-पापा सपोर्ट करते हैं कि बोलने दो, बट स्टिल उनकी जो लाइन्स होती हैं बड़ी खराब होती हैं कि अरे ऐसे तो बहुत लड़के मिल जाएँगे इसको इसके जैसे। किसी ने ये भी लाइन बोली थी कि इसको तो इसके जैसे लड़के मिल जाएँगे। क्या मतलब है लाइन्स बोलने का? मतलब ठीक लड़के भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि ठीक मिले, कैसे मिले, मेरे को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे लाइफ़ में। मैं जितनी सक्सेसफुल होंगी, मेरे को लोग मिल जाएँगे, अच्छे लोग भी मिल रहे हैं, अभी भी हैं लाइफ़ में। बट वही है कि वो रिलेटिव्स के जो वर्ड्स हैं ना, उन्हें लगता है कि पता नहीं होता या बुरा नहीं लगता। बट वो अभी भी वही पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी परेशान करते हैं वही सब। मैं यही जानना चाहूँगी आपसे, क्या आपको लगता है कि आप किसी पर डिपेंडेड हैं? या आगे आपको शादी की ज़रूरत है? नहीं, आपकी क्या नहीं, सोच है इसको मतलब लेकर के? ऐसा नहीं है कि मैं डिपेंडेंट सोचती हूँ अपने आप को, सच्ची में मैं आज तक, भले ही मैं व्हीलचेयर पे हूँ बट मैं अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ मोस्टली। 1-2% होता है मम्मी को हेल्प करनी पड़ती है, बट टाइम के रहते-रहते मैं वो भी सीख जाऊँगी बिकॉज़ मैं बर्थ से तो ऐसी थी नहीं। अभी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो यही है, मैं काफ़ी चीज़ें मैं खुद ट्रैवल करती हूँ, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, पेशेंट्स को देखती हूँ एंड मेरा ऐसे रहता है कि 12 आवर्स मैं घर से बाहर रहती हूँ, हॉस्पिटल में। तो वही है कि इतना तो कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं कर पाता कभी-कभार। एंड मैं व्हीलचेयर पे होकर उतना कर रही हूँ, तो मेरे को नहीं लगता मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ और मैं रहूँगी भी नहीं। क्योंकि मेन चीज़ होती है कि बंदा खुद घर से बाहर निकल रहा है और आगे जाके अच्छा पैसा भी कमाऊँगी क्योंकि दिमाग अच्छा है, पढ़ी-लिखी हूँ, तो कुछ करूँगी ना अपने लिए, तो नहीं हूँ मैं डिपेंडेंट किसी पे। एंड बात रही शादी की, तो शादी एक अदर फैक्टर है कि होगी, नहीं होगी, वो तो मैं सोचती भी नहीं अभी। अभी तो मैं ये सोचती हूँ कैसे आगे बढ़ा जाए बस, उससे आगे कुछ नहीं। तो बेटा दिपांशी, अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट या कोई ऐसी जगह या कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक रहा हो, डिसहर्टिंग रहा हो? और जब कहीं हम बाहर जाते हैं तो बाहर के लोगों ने कभी कुछ बोला हो? मोस्टली जो है मेरा, मैं मेट्रो से ही ट्रैवल करती हूँ हॉस्पिटल। तो ये रहता है मेरा कि मॉर्निंग में मैं जा रही थी तो कश्मीरी गेट स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो बहुत बिज़ी रहता है। तो वहाँ पे लेकिन मेरे लिए तो लिफ्ट से जाना ही पॉसिबल है, पर लोग एक्सीलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, यंग जनरेशन है यूज़ कर सकती है। मैं एक बार जा रही थी तो एक यंग गर्ल थी जो लिफ्ट में जा रही थी, इवन वो मेरे बाद में आई थी बट वो पहले जा रही थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं पहले से हूँ और आप पीछे से आए जा रहे हैं, मैं 2 लिफ्ट ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ। तो कह रही, हमें ऑफ़िस जाना है, तुमको क्या करना है? उसने ये लाइन बोला कि तुझको क्या करना है? मेरे को तो ऑफ़िस जाना है, तू बाद वाली लिफ्ट में आ जाइयो। तो मैंने बोला कि मैं भी कोई यूज़लेस पर्सन तो हूँ नहीं, मैं भी एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे को भी पेशेंट्स देखने हैं, मेरे को भी जाना है। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा, अच्छा, ऐसा है? तो ऐसा कर, तू पहले चली जा। मतलब बहुत गंदी तरीके से किसी व्हीलचेयर यूज़र को तो लोग ऐसे सोचते हैं, जब तक वो अपने बारे में ना बताए तो उसको यूज़लेस समझा जाता है कि वो किसी काम का है ही नहीं। तो ये बहुत गलत लगता है कि लोगों को उसकी स्थिति से जज कर लेते हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो ये बस सबसे बड़ी चीज़। ये देख लिया गया कि व्हीलचेयर पे बैठी है, हाँ, तो दैट्स इट। हाँ, तो वो उसके लिए वो कुछ भी उल्टा-पुल्टा बोल सोचते हैं कि ऐसे ही ये तो कहीं भी जा रही होगी, ऐसे ही जा रही है, किसी काम-वाम की तो होगी नहीं, हम लोगों की तरह ऑफ़िस तो ये लोग जाते नहीं। बट लोगों की इतनी मानसिकता ख़राब है, उन्हें ये नहीं पता कि आज के टाइम में व्हीलचेयर यूज़र्स कितना अच्छा कर रहे हैं। इवन पैरालंपिक्स में वी हैव 29 मेडल्स। तो लोगों को वही है ना, जब तक उन्हें दिखाई नहीं देगा या उन्हें जब अवेयरनेस नहीं दी जाएगी ना, जब तक उनकी वो मानसिकता बदल ही नहीं सकती। बिल्कुल। दीपांशी बेटा, अभी आपने थोड़ा बताया कि आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कैब ली हो? वहाँ पे भी डिफरेंसेस होते हैं देखने के लिए, और या फिर ऐसा कभी फ़ील हुआ है कि वो भी अलग तरीके से आपके साथ बिहेव करते हो? वहाँ पे क्या फ़ील हुआ? हाँ, मतलब कैब के लिए मेरे को एक बार अवार्ड सेरेमनी में जाना था, मुझे अवार्ड मिलना था ललित सीपी में। तो ललित होटल तक जाने के लिए मैंने जब कैब बुक करी, पहली कैब आई घर पे, तो उन्होंने देखा कि मेरी व्हीलचेयर रखनी है एंड मैंने कैब भी जो थी वो एसयूवी बुक करी थी। स्टिल उन्होंने क्या बोला, नहीं, 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 हमें व्हीलचेयर नहीं रखनी, इससे हमारी गाड़ी जो है डैमेज हो जाएगी। तो मैंने बोला, हमने तो बुक ही इसलिए एसयूवी करी है ताकि मैं व्हीलचेयर रख के जा सकूँ। कह रहे, नहीं, नहीं मैडम, आप दूसरी बुक कर लो, मैं अपनी तरफ से कैंसल कर देता हूँ। सेकंड कैब आई, देन उन भैया ने काफ़ी अच्छे से, मतलब ये है कि कैब वाले भी ये देखते हैं कि अच्छा व्हीलचेयर वाला इंसान है, इसकी तो व्हीलचेयर रखने में हमारी सीट ही खराब हो जाएगी या हमारी डिग्गी खराब हो जाएगी, कहीं डेंट आ जाएगा।
मतलब वो ये नहीं सोचते कि वो बंदा कैसे जाएगा अगर उसे कैब से जाना है। इवन दे चार्ज एक्स्ट्रा, मतलब वो इतना पैसे कुछ भी होंगे, वो उसमें बोलेगा कि नहीं, नहीं हमने ये मेहनत करवाई है आपके साथ, ये रखने में हेल्प करवाई है, एंड वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं उसमें भी वो एक्सप्लॉइट करते हैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को। तो ये बहुत गलत है कि मतलब एक तो कुछ ऐसे मतलब नॉर्म्स आने चाहिए कि कम कोई मना ही ना कर सके, अगर वो कोई कैब ले रहा है व्हीलचेयर वाला यूज़र, तो कोई मना ना कर सके। तो ये काफ़ी अलग और बहुत अलग मतलब गंदा एक्सपीरियंस होता है कि कोई बुला आप किसी कैब वाले को बुला रहे हो और फिर वो आपको मना करके जा रहा है, तो बहुत गंदा लगता है उसमें। एंड देन फिर मैं ललित से घर आ रही थी, उस टाइम पे भी मैंने कैब बुक करी। उस टाइम भी 2 कैब वाले, रात का 10 बजे का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने 2 कैब वालों ने आके और मना करके एंड वो चले गए कि हम अपनी तरफ से कैंसल कर देंगे राइड। तो ये बहुत गलत लगा कि ऐसे करते हैं लोग, पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, ऊपर से फिर बोलते हैं कि हमने ये करा है, वो करा है। ऊपर से फिर उनका नेचर एक व्हीलचेयर यूज़र को देख के वैसे ही बिगड़ जाता है कि इसको तो वैसे ही ये उस हालत में है। मतलब वही है, सब तरीके से दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो आपकी नज़र से सरकार इस मामले में कोई पहल कर रही है? सरकार कर रही है, बट वही है लैक ऑफ अवेयरनेस। जो हर इंसान तक पहुँचना चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है। वो रूल्स रेगुलेशंस निकाले जा रहे हैं, वो नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, बट क्या हो रहा है वो बन ही रहे हैं बस। बन रहे हैं बट इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, बट वो जब तक लोगों तक नहीं पहुँचेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो वही है, काफ़ी लोगों को कुछ भी नहीं पता। इवन इतने सारे असिस्टिव डिवाइसेज़ आ रहे हैं, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, सबके लिए कुछ ना कुछ आ रहा है। नई इनोवेशंस हो रही हैं दिन पे दिन। पर वो लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। तो ये दिक्कत है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है बट उसका अवेयरनेस नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन में किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हैं आपने? अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ एंड सेकंड ईयर से मैं मेरे यूरिन बैग लगा होता था एंड मैं व्हीलचेयर पे मेरी मम्मा मेरे को लेके जाती थी। तो मेरा जो कॉलेज की बिल्डिंग था उसमें रैंप था एंड लिफ्ट था ही नहीं। तो मम्मा 3rd फ्लोर तक मेरे को रैंप्स पे व्हीलचेयर घसीट के पूरा लेके जाती थी ऊपर तक। तो उनके लिए काफ़ी मेहनत होती थी, उनको पसीना आ जाता, उनकी साँस फूलती थी। बट लेकिन स्टिल उनको ये था कि वो पढ़ने के लिए इच्छुक है तो मुझे पढ़ाना है उसको। तो वो मुझे लेके जाती थी, बट ये होता था जो पहले फ्रेंड्स थे जिनको मैं ऐसे कार में लेके जाती थी साथ में और हमेशा ऐसे सोचती थी यही मेरे फ्रेंड्स है, काम आएँगे मेरे। कभी ये तो सोचा नहीं था ये सब हो जाएगा। बट क्या हुआ था वही लोग फिर रास्ता काट लेते थे। उन्होंने रास्ता काटना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी रैंप से जाती थी तो वो स्टेयर्स से रास्ता काट लेते थे एंड वो स्टेयर्स से निकल जाते थे। तो मतलब देख के मुझे ऐसे लगता था, मतलब मैं अपने आँसू रोकती थी, लिटरली उस टाइम पे मैं अपने आँसू रोकती थी। क्योंकि अगर मैं रोऊँगी तो फिर मम्मी भी रो जाएँगी, तो वो काफ़ी गंदा लगता था। एंड फिर दूसरी चीज़ कि मतलब ऐसा था कि मेरे कॉलेज ने मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को अटेंडेंस में कोई छूट मिली थी या मुझे कोई कंसेशन मिला था, किसी तरीके का कोई पर्क्स मिले थे एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जितना नॉर्मल बच्चे की अटेंडेंस थी, उतनी ही मेरी अटेंडेंस थी। मेरी 92% अटेंडेंस थी बैचलर्स में। तो फिज़ियोथेरेपी मैंने किया था, मैंने पोस्टिंग्स भी सारी अटेंड करी थी, कभी मैंने ऐसा भी नहीं छुट्टियाँ ली हों। तो ऐसा कुछ मेरे को ख़ास बेनिफिट मिला नहीं था, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं नहीं माँगती कभी बेनिफिट किसी भी चीज़ का, क्योंकि मैं अपने आप को एक नॉर्मल बंदा कंसिडर करती हूँ। तो यही था, लेकिन लोगों का एटीट्यूड इतना चेंज हो गया था कि उसने मेरा नेचर आज काफ़ी ज़्यादा बदल दिया। आज मैं ऐसी हूँ कि मैं अपनी अकेले की कंपनी पसंद करती हूँ रेदर देन किसी से बात करने के। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जैसा मैं सोचती थी ना, कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए किसी से। मेरे को बहुत बिल्कुल। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि लोग अच्छे होते हैं, लोग हेल्प करते हैं। बट उस टाइम में मेरे को ऐसा सिखा दिया कि बिल्कुल, एक बार मैं रैंप पे चढ़ रही थी और मेरी कोई क्लासमेट थी, तो मैंने मेरा एकदम ब्रेक लगी रैंप पे और मेरा जो व्हीकल था, वो व्हीलचेयर पीछे से आने लगी। मैंने कहा पकड़ो, पकड़ो। तो उसने बोला जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही होता है, एंड दे स्टार्ट लाफिंग। तो वो काफ़ी गंदा मूवमेंट था। मैंने सोचा लोग इतने ज़्यादा गिर सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स भी बोलते हैं कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही होता है, जबकि मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। बट वही है कि लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, लोग उस मूवमेंट का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत गलत था। इवन मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जो बोलते थे इग्नोर हर, ये वर्ड तक मुझे बोला था, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था कि क्यों उसने मेरे लिए ऐसे बोला कि इग्नोर हर। मतलब आज बोल पा रहे हैं, अगर मैं ठीक होती तो वो वर्ड नहीं बोला जाता। बट स्टिल उन वर्ड्स ने मेरे को आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो ये होता था। टीचर्स भी काफ़ी ऐसे थे जिन्होंने नहीं समझा। इवन आज मैं अपनी मास्टर्स में एंट्री कर चुकी हूँ, मास्टर्स ऑफ फिज़ियोथेरेपी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। उसमें भी क्या हुआ था कि मुझे ऐसा बोला गया था कि आपकी मेडिकल स्क्रीनिंग हो सकती है।
मेडिकल स्क्रीनिंग मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो आपका हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही अप्रूव होता है। प्रॉपर स्टेजेस के साथ आपका सारा असेसमेंट होता है। उसके बाद भी आपको कहीं एडमिशन ले रहे हो, आपको बोलते हैं आपकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। जबकि आप बर्थ से ऐसे नहीं हो, आप अभी ऐसे हो। आपका दिमाग वैसा ही काम कर रहा है। आपकी जो मानसिकता है वही है कि मुझे उसमें बेस्ट करना है। बट लोग आपको क्या सोचते हैं कि आप कहीं न कहीं लैग कर गए हो क्योंकि आप व्हीलचेयर पे आ गए हो, तो अब आप उतना लायक नहीं रहोगे जितना नॉर्मल बच्चा कर लेगा फिज़ियोथेरेपी में। तो ये बहुत गलत सोच है। मैं अपने आप को ये कंसिडर करती हूँ कि आज भी मैं इवन सबसे बेटर कर सकती हूँ। मैं किसी से कभी कंपैरिज़न नहीं करती, मेरा कंपैरिज़न हमेशा अपने आप से रहता है। बट स्टिल वो मेडिकल स्क्रीनिंग का जो वो था कि मैंने कहा मेरी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, जो बाकी क्लास के बच्चे हैं उनका कुछ नहीं होगा। तो वो काफ़ी गलत था कि मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, तो मैंने उसके पे पूछा भी कि मेरी क्यों होगी, औरों की क्यों नहीं होगी? क्या पता दूसरे में आईक्यू कम हो? ये भी तो हो सकता है, आपको दिख नहीं रहा, आपको मेरा व्हीलचेयर दिख रहा है इसलिए मेरी आप स्क्रीनिंग कराने जा रहे हैं। एंड मैंने आपको सब डॉक्यूमेंट दिए, मेरा पूरा वेरिफिकेशन हुआ है, तो मेरी स्क्रीनिंग ही क्यों होगी? तो ये बहुत गलत है, तो गवर्नमेंट को इसमें ये सोचना चाहिए कि उस बच्चे पे क्या बीतती है। जब उसको अकेले को पूरी क्लास में रोका जा रहा है, कह रहे हैं हम तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगाएँगे जब तक तुम्हें क्लास अटेंड करने दे रहे हैं, वो भी लेकिन पर ऐसे कहीं पेपर्स में, कहीं ब्रोशर में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, तब भी उसके लिए भेजा जा रहा है। तो ये गलत है, बहुत गलत है। इतना सब कुछ होने के बाद आप सर्वाइव कर रहे हैं और मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। आम लोग तो अभी तक अगर उनके साथ थोड़ा बहुत भी हो जाता है ना, तो वो मरने को भागते हैं, ठीक है? वो मेंटली अ, कह सकते हैं हम भावनात्मक तौर पे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जितने आप लोग स्ट्रॉन्ग हो। मैं ये प्रॉपर्ली और बहुत कॉन्फिडेंट लेवल पे बोल सकती हूँ। वो अपने आप को ऐसा घिरा हुआ महसूस मरने को दौड़ते हैं वो कि भई मैं तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। पर आपने इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद आप आगे बढ़े और आपके पीछे सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी फ़ैमिली का रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि इतने दौर में क्या कभी क फ़ैमिली टूटी है? कभी उनके मन में नेगेटिविटी आई है? कहीं न कहीं पे एक कोई पल आया हो जहाँ पे उनको फ़ील हुआ हो? या फिर वो हमेशा आपको मोटिवेट ही करते रहे हैं? हाँ, मेरी जो ये सिचुएशन थी इसमें मेरी मम्मा का काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरी मम्मा को आर्थराइटिस है एंड मम्मा को बीपी भी है, शुगर भी है, सोरियासिस भी है, मतलब इतनी सारी मम्मा को इलनेस है। उसके बाद भी मम्मा मेरे पीछे कभी मेहनत करनी नहीं छोड़ी उन्होंने। उन्होंने 8-8 घंटे वो उन्होंने गाड़ी में वेट किया है जब तक मैं पढ़ रही होती थी या हॉस्पिटल में पोस्टिंग कर रही होती थी, बाहर वेट करती थी। तो उतना एक माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एंड दूसरे पे बोला जाए तो मेरा भाई मेरे छोटा है, वो मेरे से 2 साल छोटा है एंड मैं अपने घर में एक इकलौती लड़की हूँ, बाकी सब मेरे भाई-भाई हैं, कोई बहन नहीं है। तो मेरी मासी के बेटे भी हैं, तो वो लोग भी ऐसे मेरे लिए हमेशा खड़े रहे कि कहीं भी लेके जाना है तो इनको साथ लेके जाना है, कहीं इनको नहीं छोड़ना, अगर ये नहीं जाएँगे तो हम भी नहीं जा रहे। तो ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है मेरे लिए कि मैं कभी कम लो पड़ी ही नहीं। मैंने कहा मेरी फैमिली है मेरे पास, सबसे बड़ी चीज़ है मेरे पास। लोगों का क्या है, लोगों के पास कई ऐसे होते हैं जिनके फैमिली नहीं होती अपनी, मेरे पास तो अपने अपने हैं मेरे जो मेरे साथ खड़े हैं। तो उसमें मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा, मेरी फैमिली का पापा का बहुत बड़ा रोल रहा, मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल रहा एंड इवन बोलूँ अगर रिलेटिव्स में बोला जाए तो मेरी मासी का बहुत और मेरे मामा जी का बहुत। अब मेरे मामा जी नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर ही, बट वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट थे मेरे लिए। ऐसा लगता था वो हैं तो सब है, सब मिल जाएगा मुझे, कोई किसी से कोई डर नहीं है। बट वही है कि अभी भी मैं मम्मी को भी सँभालती रहती हूँ, मामा की डेथ के बाद मम्मी भी थोड़ा वीक पड़ गईं, तो उनको भी मैं सँभालती हूँ और जब वो ये कहती हैं कि मेरी हिम्मत तू है, तू नहीं रोती तो मुझे भी मतलब ऐसा लगता है कि मैं भी ठीक हूँ। और सच्ची में इस टाइम में मतलब उन्होंने ये बहुत बार बोला कि मेरी तो सबसे बड़ी हिम्मत तू बनी रही है। तू खुद बीमार थी लेकिन तू खुद नहीं रोती थी और मुझे और सँभालती थी। वो कभी मेरे सामने नहीं रोती थी। एक बार वो कॉलेज में रो रही थी, तो मेरी रिसेप्शनिस्ट ने आके मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मा रो रही है। तो उस टाइम मुझे बड़ा दुःख हुआ था क्योंकि मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकती, किसी को भी कुछ भी हो जाएगा। मम्मी को रोते हुए नहीं देखना किसी भी। तो इसलिए जो लोग मम्मी को बोलते हैं या फिर कुछ भी मम्मी के साथ होता है तो मैं उन लोगों से कट ऑफ कर देती हूँ बिल्कुल। मुझे कोई मतलब नहीं होता फिर उन लोगों से। तो ऐसा है मेरे लिए फर्स्ट पर्सन मेरी मम्मी है और रहेंगी हमेशा। अभी आप मैं जानना चाहूँगी कि जो आपकी लाइफ़ चल रही है, आप क्या ऐसा बदलाव चाहते हैं कि आप सोचो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन फ़ील करने के लिए, आप आस-पास में क्या बदलाव लाना चाहते हैं?
सबसे पहले तो मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो लोग होते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, तो कहते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर किसी की सोच अपनी अलग-अलग होती है। बट लोगों को परसेप्शन चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग क्या हैं, जब कहीं जाएँगे ना तो आपको ऐसे घूरते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे आपने कोई ज़ुल्म कर दिया हो या आप मर्डर करके आए हो किसी का। एंड व्हीलचेयर के साथ वो ऐसे देखते हैं, सिर्फ़ आपकी व्हीलचेयर की अट्रैक्शन बन जाती है। आपके पैर कि ये तो चल ही नहीं पाती होगी, व्हीलचेयर में बैठी है ना तो चल ही नहीं पाती होगी, पहली चीज़ यही आती है दिमाग में। बट कोई कभी ऐसे नहीं देखता कि यार ये कितनी अच्छा कर रही है अपनी लाइफ़ में, या कितना अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ़ में, या कितना आगे कर रहा है, या फिर कोई आपको नहीं देखेगा आप कितने कैपेबल हो। व्हीलचेयर पे उनकी सब वहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है लोगों में जो, मतलब लोग जब एक व्हीलचेयर यूज़र को देखते हैं ना तो उनमें सिम्पैथी आती है, वो सिम्पैथी देने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहती आप किसी की हेल्प मत करिए, आप अपने अपनी तरीके से समझ के उसको हेल्प करिए। तो सिम्पैथी नहीं देना चाहिए उसको, द करेक्ट वर्ड इज़ एम्पैथी। तो आपको ये है कि उसको जैसे आप खुद हैं वैसे समझ के उसकी उसको सुझाव दीजिए, उससे बात कीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। उसमें क्या है, वो इंसान भी आपसे बात करना पसंद करेगा। वरना वो जहाँ ये सोचेगा ना कि ये मुझको तो व्हीलचेयर यूज़र या फिर ये मेरे को पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग समझ रहा है, वो नहीं बात करता है। एंड मेरे को तो लिटरली नहीं अच्छा लगता जब मैं कोई ऐसे इंसान देखती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि उसको व्हीलचेयर ना देने की जगह आप उसको उसकी एम्प्लॉयमेंट में उसको हेल्प कीजिए, उसके एजुकेशन में उसको हेल्प कीजिए, उसको हर जगह इंक्लूसिव बनाइए, एजुकेशन में घुसाइए उसको। एंड काफ़ी जगह ऐसा होता है स्कूल्स लेने से मना कर देते हैं। व्हीलचेयर पे बच्चा देखते हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं हम अपने स्कूल में एडमिशन नहीं करते हैं। इतना गलत है। आप व्हीलचेयर दिलवा रहे हैं, तो आप कम से कम ऐसे नॉर्म्स पे ध्यान दीजिए कि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे, चाहे वो व्हीलचेयर पे हो या वो किसी भी डिसेबिलिटी के अंदर हो। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चा पढ़ जाएगा, कल को वो आईएएस बन जाएगा या फिर कल को वो किसी अच्छी जॉब में चला जाएगा, काबिल हो जाएगा, तो वो ऐसी व्हीलचेयर 10 दान कर देगा। वो ऐसे कितने बच्चों को पढ़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो उस टाइम पे खुद उसे पढ़ाई की वैल्यू पता थी जब उसे पढ़ाया गया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उसको नौकरी दो, उसको कैपेबल बनाओ, उसको ये नहीं कि उसको भीख माँगना पड़े। ऐसा मत बनाओ किसी को, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप 10-15 रुपए दे के और सोच रहे हो हमने हेल्प कर दी। ये कोई हेल्प नहीं होती। उसको एटलीस्ट एक बंदे को आप मोटिवेट भी करते हो ना एक दिन में, बहुत बड़ी बात होती है। तो एक एक 10-100 लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हो आप पूरा साल में, और एक की भी बात समझ में आती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसको एजुकेशन के लिए बताओ, उसको बताओ किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है लाइफ में, क्या-क्या अच्छा कर सकता है। उसकी कैपेबिलिटीज़ को पहचानो, उसकी स्किल्स को देखो कि वो किस चीज़ में अच्छा कर रहा है। आज हम देख रहे हैं लोग प्लेयर्स बन रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं वो लोग। कोई आर्टिस्ट इतना अच्छा बन रहा है कि नॉर्मल आर्टिस्ट भी क्या होता होगा। कोई एजुकेशन की फील्ड में वो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो आईएएस बन रहा है। तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो वही है कि गाइडेंस अच्छी मिले, तो व्हीलचेयर यूज़र जितनी मेहनत करता है, उतना कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं करता। वो जितना फिज़िकल लिमिटेशन होते हुए, वो नॉर्मल बंदों के साथ कम्पीट कर रहा है, कितनी बड़ी चीज़ होती है सब चीज़ें मैनेज करके। बिल्कुल, ख़ासकर जब जब उसको यूरीन का नहीं पता चल रहा, उसको पॉटी का नहीं पता चल रहा, तब भी वो उन लोगों के साथ वो सुबह अपना मैनेज करके निकलता है, जैसे-तैसे वो करता है। तब भी लोग उसको ऐसे सोचते हैं, "अरे यार! ये क्यों ही आया आज?" या फिर किसी के साथ ग्रुप में डाल दिया जाए, यार इसे क्यों डाल दिया गया ग्रुप में मेरे साथ? उसे वो ऐसे समझता है किसी काम का नहीं है वो, तो ऐसा नहीं होता, अपनी मानसिकता बदलो, तो देश बदल जाएगा। बिल्कुल। मैं अब आपसे बोलना भी चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि आज के यंगस्टर्स के लिए आपकी कोई एडवाइस? मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी आप किसी की मत सुनो। अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है, गंदा बोल रहा है या फिर आपको लिमिट कर रहा है कहीं पे, तो भगवान ने 2 कान दिए ना, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। क्योंकि वही एक लाइन बोली गई है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप दिमाग से आपने दिमाग में बैठा लिया ना मुझे कुछ ऐसा करना है, तो आप कर गुज़रोगे। चाहे आपको कोई कुछ भी बोल रहा हो, 10 लोग बोल रहे हो, 100 लोग बोल रहे हो, तो अपने आप पे विश्वास रखो। एंड जो आपको लग रहा है कि आप किसी एक बंदे की हेल्प कर सकते हो, तो उसकी हेल्प आप ऐसे करो कि उसको समझाओ, उसको मोटिवेट करो, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों के पास बात करने के लिए अपने ही लोग नहीं हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसको समझो, उसके अंदर जो है उसे बाहर निकालो। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई बंदा आपसे बात करके हल्का फ़ील कर रहा है। तो बात करो आगे बढ़कर उससे अच्छे से, रिस्पेक्ट करो उसको। ऐसे नहीं कि उसको यूज़लेस समझ रहे हो, तो अपनी मानसिकता बदलो। और सबसे बड़ी चीज़ कि
हम किसी और में बदलाव नहीं ला सकते, हमें खुद में बदलाव ही लाना पड़ेगा। तो अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, शांत एक चुप्पी सौ को हराती है, वो वाला हाल है। तो वही सब। बिल्कुल। तो चलते-चलते दीपांशी मैं चाहूँगी आप 2 लाइन सुना दें क्योंकि आप लिखता बहुत ज़्यादा अच्छा हैं और मैंने आपकी कुछ कविताएँ भी पढ़ी हैं जो आपने लिखी हैं जो बहुत बेहतरीन हैं। तो मैं चाहूँगी कि चलते-चलते हमारे व्यूअर्स भी आपकी 2 लाइन सुनें। तो जब मैं परेशान होती हूँ, जनरली खाली टाइम होता है मेरे पास या कुछ सोच रही होती हूँ, तब मैं लिखती हूँ। तो मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी। सपनों को सच करना है, तो डर से क्या डरना है। मेहनत की आग जलाई है, अब मंजिल तक चलना है। रुकावटें आएँगी, मुश्किलें सताएँगी। हिम्मत जो रखी दिल में, मंजिलें झुक जाएँगी। हर रात के बाद सवेरा होगा, मेहनत का रंग सुनहरा होगा। जो थक के बैठा नहीं रास्तों में, वही इतिहास का चेहरा होगा। रुकना नहीं, झुकना नहीं, सपनों से पीछे हटना नहीं। जो ठान लिया है दिल में अगर, तो उसे पूरा करना है ज़रूर। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया और यही उम्मीद मैं आपसे भी सोच रही हूँ कि आप तुरंत मुझे कॉल करेंगे उस दिन कि मैम देखो मेरी डिग्री आ गई है और आज मैं पूरे तरीके से डॉक्टर बन चुकी हूँ और मेरे को उस दिन बहुत खुशी होगी कि आप अपने कदमों पे सुनहरे कदमों से ज़रूरी नहीं है कदम का मतलब कि हम पैरों से ही चलें। आप दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं बेटा और आप ऐसे ही बने रहिएगा। मैं अपने व्यूअर से चाहूँगी कि दीपांशी को अपना प्यार दीजिएगा, उसको मोटिवेशन दीजिएगा ताकि ये अपनी लाइफ़ में और आगे बढ़े और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। इसकी पंक्तियों में भी हिम्मत की दात है और वही मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि इसको भी आपके प्यार और हिम्मत की ज़रूरत है, जो आप इसको दें। थैंक यू मैम कि आपने मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं अपनी बात औरों तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि मैंने आज तक कुछ इतना नहीं बोला है अपने बारे में। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हुआ क्या था। तो आपने मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म दिया कि मैं अपने लिए बोल सकूँ और अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो थैंक यू सो मच इस चैनल को एंड पॉडकास्ट शो को कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी दिया। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं आज काफ़ी लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिनकी लाइफ़ में परेशानियाँ हैं या जिनकी लाइफ़ एक मोटिवेशनल लाइफ़ है। कि वो किसी दूसरे की लाइफ चेंज कर सकती है। तो ऐसे लोग जो अपनी स्टोरी बताना चाहते हों या फिर अपनी कोई बात कहना चाहते हों, तो वो ज्योति गहलोत शो से जुड़ें एंड मैम उनको ज़रूर अच्छा मौका देंगी। तो उनको आप डीएम कर सकते हैं, उनको आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उनसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। किसी भी तरह आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं एंड मैम बहुत अच्छे हैं, तो मैम उन्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आप कुछ भी करके, कैसे भी करके उनसे जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए अगर आपको ऐसा करना है तो। थैंक यू बेटा, आपने इतने अच्छे से हमें सपोर्ट किया। तो आप सबसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ, नए सर्वाइवर्स के साथ। धन्यवाद।